हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 6 के बारे में। और हमारी ये हिंदी की टेस्ट सीरीज दोस्तों पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें आज हम बात करेंगे छठे पार्ट के बारे में। इस सीरीज की हमारी एक विशेषता है दोस्तों कि इसमें हम एक प्रश्न के साथ साथ में उससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को कवर अप करते हुए चलते हैं। इसलिए अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको इसमें जो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे नोट डाउन जरूर करना है। अभी दोस्तों इससे पहले हमने इस सीरीज में 5 पार्ट अपलोड किए हुए हैं, और इन 5 पार्टों में से ही अगर आप वैयक्तिक सहायक का जो एग्जाम पेपर अभी हाल ही में हुआ है, तो हर शिफ्ट में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, हर शिफ्ट में 10 से अधिक प्रश्न पढ़ाए हुए में से पूछे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5 पार्टों में से 10 से अधिक प्रश्न 20 नंबर की हिंदी आती है वो पूछे गए हैं तीनों शिफ्टों में। तो आगे जो पार्ट्स आएंगे वहां पर आपका लगभग लगभग मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे कवर अप हो जाता है, क्योंकि हर सेक्शन का हम यहाँ पर एक एक प्रश्न उठाते हुए चलते हैं, जो कि आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों, आगामी पटवारी भर्ती, पुलिस एसआई भर्ती के लिए काफी उपयोगी ये सीरीज रहने वाली है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों आपको लाइक जरूर करना है, कमेंट्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन तभी आएगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस देखेंगे। कम से कम 6000 लोग 7000 लोग तो वीडियोस देखने चाहिए, अगर इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह है, क्या है वह? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। और यह प्रश्न दोस्तों आबकारी प्रवर्तन सिपाही के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, जो ये वह है ना, वह पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी प्रयोग होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी प्रयोग होता है। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा कि वह मनुष्य नहीं देवता है? हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें पुरुषवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा? सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कि वह मनुष्य नहीं देवता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में बात करते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम आता है, सर्वनाम में क्या आता है? उसके स्थान पे मैं, तुम, हम, वे, आप, कौन, क्यों, यह, वह, ये, कोई, कुछ, इस टाइप से हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले वह सर्वनाम जो पुरुषों, मतलब पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयुक्त किया जाता है, वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। याद रखना आपको दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले प्रयुक्त किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जो अपने लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, हम, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, हमको। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? जो हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तू, तुम, तुझे, तुमसे, आपको, ये टाइप से। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है? जो हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, जैसे कि वह, वे, उनको, उनसे, उन्हें, इससे, इस टाइप से क्या होता है? अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यहां पर एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम की प्रोबेबिलिटी बन रही है। दूसरा दोस्तों हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि इसका आंसर है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वह सर्वनाम जो निकट या दूर के वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत व्यक्त करता है, यानी कि ऐसा सर्वनाम जो संकेत के माध्यम से, जिसके बारे में हमें पता चलता है, जो संकेत व्यक्त करता है, वह हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हुआ? देखिए, वह मनुष्य नहीं देवता है, यानी कि वह जो व्यक्ति है वह मनुष्य नहीं देवता है, यानी कि उसको संकेत किया जा रहा है वह जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य नहीं है, वो देवता है, देवता के समान है, इसलिए यहाँ पे संकेतवाचक होगा। अगर वहां पे ये लिखा जाता कि वह मनुष्य है, सिंपली यह लिखा जाता कि वह मनुष्य है, तब वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता। लेकिन यहां पर दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको याद रखना है कि किसी भी निश्चित, यहां पे क्या होता है? निश्चयता का बोध होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति पर आप संकेत करते हैं कि यह वह नहीं वह है। पर्टिकुलर वस्तु पे आप संकेत कर रहे हैं कि यार, जैसे आपने कहा यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, यानी कि आपने कहा कि यह जो है मेरी कलम है, मेरी कलम है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे आपने कहा वह उसकी कुर्सी है, वह उसकी कुर्सी है, तो यहां पर भी आपका क्या होगा? निश्चयवाचक है, यानी कि निश्चयात्मक का बोध होता है, या किसी पर्टिकुलर संकेत की ओर को जहां पे इंडिकेशन होता है वहां पे हमारा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वह मनुष्य नहीं देवता है में क्या होगा? क्योंकि वह उस मनुष्य
का संकेत देवता की ओर को किया जा रहा है, इसलिए वहां पे क्या होगा, निश्चयात्मक जो हमारा बोध हो रहा है, इसलिए वहां पे निश्चयात्मक सर्वनाम होगा। याद रखना दोस्तों आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिन सर्वनामों में किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे जिसमें हम करते हैं कोई, कुछ, कोई आया है, कोई गया है, उसने कुछ खाया है, इस टाइप से जो हम प्रयोग करते हैं वह हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी प्रकार से अगला होता है दोस्तों क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे सरल है कि जिन सर्वनामों में एक दूसरे के मध्य में संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो आया सो जाएगा भी, वह मेरा ममेरा भाई है, वह मेरा चचेरा भाई है, यह मेरी बहन है। इस प्रकार के जो भी हम संबंध का प्रयोग करते हैं ना, संबंध बीच में दर्शाते हैं, तो वहां पे हो जाता है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किधर, इस टाइप से। जैसे कि कौन आया है, या कौन आ रहा है, क्या खा रहा है, इस टाइप से जो हम परिव्यक्त करते हैं वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला होता है क्या, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कि स्वतः या स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपने कहा कि आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप खुद स्वयं आप भले हैं तो आपके लिए जग भी भला होगा। यानी कि आप कहते हैं कि मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, यानी आप मतलब क्या होता है, स्वयं। यानी कि निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कि अपने आप के लिए या स्वयं के लिए या खुद के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो हमारा होता है क्या, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप ही कर लूंगा, अपने आप ही चला जाऊंगा, आप भला तो जग भला, इस टाइप से। तो वह मनुष्य नहीं देवता है, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम का पोस्टमार्टम यहां पर हो गया है। जल्दी जल्दी आपको ये चीजें याद कर लेनी है। और सर्वनाम में भी याद कर लीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, निजवाचक क्या होता है। निजवाचक मतलब आप, अपने के लिए। प्रश्नवाचक यानी कि कौन, क्या, किधर। संबंधवाचक होता है जो, सो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कोई, कुछ। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है यह, ये, वह, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम, ये, यह, वे, आप, वगैरह वगैरह, सारे क्या होते हैं, पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। पोस्टमार्टम हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है। काफी सरल प्रश्न है दोस्तों, कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है, तो शोर कहा जाता है। शोर यानी कि नॉइज। अब देखिए दोस्तों, संचार के हमारे बहुत सारे चरण होते हैं। मुख्यतः संचार के 8 चरण माने जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, स्रोत होता है। ठीक है, स्रोत यहाँ पे आप बनाएंगे। स्रोत के आगे यहाँ पे आप इसकी एनकोडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, एक माध्यम होता है। यहाँ पर आप डिकोडिंग करते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है, और ये जो चीजें होती है यहाँ पर होता है क्या, फीडबैक। फीडबैक और ये, और यहां पर कोई ऐसे करके आता है दोस्तों क्या, शोर। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, संचार क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप अपनी जो भी आपकी संकेत, इच्छा, आपके भावों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, संचार। और अगर आप किसी विशाल जनसमूह तक वो अपने भाव, विचार, संकेत देना चाहते हैं तो होता है क्या, जनसंचार। ठीक है, तो संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है क्या दोस्तों, शोर। ठीक है, शोर। आप देखिए संचार प्रक्रिया के मुख्यतः 8 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्रोत। स्रोत यानी कि जो संचार प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। जैसे आप और आपका दोस्त बातें कर रहे हैं, तो संचार प्रक्रिया को किसने शुरू किया, आपने शुरू किया है। तो क्या होगा, आप क्या होंगे, उसके स्रोत होंगे। आप कहेंगे, जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप कहेंगे और भाई कैसा है, तो आप क्या है, उसके स्रोत है। अब आप वो स्रोत है, तो आप स्रोत जो भी आप बोलेंगे ना, वो एनकोडिंग करके बोलेंगे। यानी कि आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे जो दूसरे व्यक्ति को समझ में आती हो, तो उसे बोलते हैं क्या, एनकोडिंग। तीसरा क्या होता है, माध्यम। यानी कि आप किस माध्यम से संचार कर रहे हैं। आप फोन के माध्यम से कर रहे हैं, आप अंतर्वैयक्तिक कर रहे हैं, आप अंतःवैयक्तिक कर रहे हैं, सामने सामने बैठ के कर रहे हैं, या आप इशारों के माध्यम से संवाद कर रहे हैं, वो हमारे माध्यम के, टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या होता है, डिकोडिंग। यानी कि जो हमारा स्रोत था, उसने जो भी संकेत जनरेट किया है या जो भी सूचना जनरेट की है, उसे डिकोड किया जाता है कि दूसरा प्राप्तकर्ता उसे आसानी से समझ जाए। प्राप्तकर्ता क्या होता है, जिस तक जो आपका दोस्त होता है, जो आपको सुन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता। तो और उसके बाद में प्राप्तकर्ता क्या होगा, फीडबैक देगा स्रोतकर्ता को। जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा, और भाई क्या हाल चाल है, तो ये पूरी प्रोसेस हो रही है, आपके प्राप्तकर्ता तक ये संकेत पहुंचा। प्राप्तकर्ता ने कहा, भाई मैं ठीक हूं, तू बता तू कैसा है। तो प्राप्तकर्ता ने क्या कर दिया, फीडबैक दे दिया। अगर फीडबैक पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी संचार प्रक्रिया ओके है। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप फोन में बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा, या आप अपने सामने अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो बीच से क्या हो रहा है, गाड़ी चली जा रही है स्वाई करके, तो आपने अपने दोस्त से बोला, वो सुन नहीं पाता, बोलता है भाई एक बार दोबारा बताना, तो उसी को बोलते हैं हम शोर, यानी कि नॉइज। जो कि आपका संचार प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं, उसे बोलते हैं नॉइज। और संचार दोस्तों तभी अच्छा माना जाता है जब
ये जो फीडबैक होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। दो प्रकार के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक यानी कि आपने अपने दोस्त से जो कहा, आप जिस व्यक्ति से संचार कर रहे हैं, अगर उसका रिस्पॉन्स आपको ओके आ रहा है तो होता है पॉजिटिव फीडबैक, और अगर आपका रिस्पॉन्स उससे नहीं आ पा रहा है तो होता है हमारा निगेटिव फीडबैक। कभी आप कान में फोन को लगा के हेलो 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 ही कहते रह जाते हैं, आपके दोस्त की आवाज आपको सुनाई नहीं देती, आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसकी आवाज सुनाई देती है, यानी कि वहां पर क्या होता है, नॉइज या शोर की वजह से वो होता है कि बाधा है या इंटरप्शन वहां पर हो जाता है। ये चीजें आपको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखना है, स्रोत इसका आंसर हो जाएगा। स्रोत संकेत जनरेट करता है, माध्यम जिस माध्यम से संचार किया जा रहा है, ठीक है। और अगला क्या होता है हमारा, डिकोडिंग और एनकोडिंग। मैंने आपको बता दिया कि अपने भाषा अपने अनुसार मतलब उसको परिवर्तित करना, वही हमारा क्या होता है, डिकोडिंग और एनकोडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको जनसंचार प्रक्रिया के चरण, ठीक है। अब इन चरणों में से ना कहीं से भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस आपको तैयार रहना है। अब आपको बस ये चीजें ना समझते हुए चलनी है। इसी प्रकार से यहाँ पे जनसंचार का भी थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम हो गया है, जो उसके स्टेप्स है, जनसंचार के जो स्टेप थे ना उनका भी यहाँ पे पोस्टमार्टम टाइप का हो गया है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, कि कैंची शब्द किस भाषा का है। देखिए दोस्तों, जो हमारा देशज विदेशज शब्द होते हैं ना, यहां से एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। मैं आपको शब्दों के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि स्रोत या इतिहास के आधार पर हमारे शब्द मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा कैंची शब्द है ना, यह क्या है, विदेशज शब्द है। सबसे पहले तो ये कैंची क्या है दोस्तों, यह हमारा एक विदेशज शब्द है, ठीक हो गया। अब विदेशज में भी किस प्रकार का शब्द है, देखिए विदेशज में अरबी शब्द भी आते हैं, फारसी भी आते हैं, अंग्रेजी भी आते हैं, तुर्की, पुर्तगाली, पश्तो, चीनी, जापानी, रूसी, ये सब सारे जो हमारे शब्द होते हैं जो विदेश से ग्रहण किए हुए हैं, यानी कि विदेश में जन्म के वही शब्द भारत में आ गए। भारत में उन शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो होते हैं हमारे क्या, विदेशी शब्द। और विदेश शब्द भारत में आए कैसे, आपको पता ही है कि भारत में क्या हुआ, अलग अलग देशों ने शासन किया, ब्रिटिश के अधीन हम थे, फारसी भी यहाँ पे आए, पुर्तगाली यहाँ पर आए, डच यहाँ पर आए, चीनी यहाँ पर आए, तो उनके वो अपने जो शब्द लाए वो यहाँ की आम बोलचाल में जब भी घुल गए तो उन्हीं को हम विदेशी शब्द के रूप में कहते हैं। विदेशी शब्द कोई विदेशी शब्द या आगत शब्द भी कहते हैं, यानी कि आया हुआ, विदेश में जन्म के भारत में आया हुआ शब्द हमारा विदेशी शब्द होता है। जिसमें से कैंची दोस्तों क्या है, हमारा तुर्की शब्द है। तुर्की, कैंची क्या है, तुर्की शब्द है, याद रखना है। कुछ और तुर्की शब्द भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्या, उर्दू। एग्जाम में पूछा गया भाई, हाईकोर्ट के एग्जाम में, उर्दू किस प्रकार का शब्द है, उर्दू भी तुर्की शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों चाकू, चाकू भी हमारा क्या है, तुर्की शब्द है। कुली, कुली भी हमारा क्या है दोस्तों, तुर्की शब्द है। दरोगा, जो आप कहते हैं ना मुझे वन दरोगा बनना है, मुझे पुलिस दरोगा बनना है, तो दरोगा भी क्या है, तुर्की शब्द है। चम्मच, आप चम्मच से खाते हैं, तुर्की शब्द है। इसी प्रकार से बीबी, कल के दिन आपकी शादी होगी तो आपकी बीबी जो होगी ना वो भी तुर्की शब्द से आई हुई है। खच्चर, खच्चर भी क्या है, तुर्की शब्द है, ठीक है। बारूद, गोला बारूद, ये भी हमारा क्या है, तुर्की शब्द है, ठीक है। कुर्ता, जो आप कुर्ता पहनते हैं वो भी तुर्की शब्द है। इसी के साथ में चकमक, हम कहते हैं चकमक चकमक हो रही है, तो वो भी क्या हमारा दोस्तों तुर्की शब्द है, ठीक है। लाश, वो भी क्या है, तुर्की शब्द है। और चेचक तुर्की शब्द है। बेगम तुर्की शब्द है। तोप, तोपची, ताश, ये सारे क्या है दोस्तों, हमारे तुर्की शब्द हैं। याद रखना, कैंची शब्द किस प्रकार का है, तुर्की शब्द है दोस्तों। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की और जो ये शब्द है ना जरूर याद रख लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में एक प्रश्न आपको वीडियो वीडियो और कनिष्ठ सहायक में जरूर देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिलेगा तो चैनल अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन ये प्रश्न जरूर पढ़ लेना भाई, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी, क्योंकि यहां से एग्जामिनर ना जान पूछ के प्रश्न पूछता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वर्ड याद करना बहुत मुश्किल है भाई, पूछेगा वो यहां से आपसे प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, कि कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1907 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आबकारी परिवर्तन सिपाही के एग्जाम पेपर में पूछा गया है ये प्रश्न। और 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दोस्तों महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। और यही वह महादेवी वर्मा है जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। छायावाद के रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री के रूप में भी महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। हिंदी के विशाल मंदिरों की वीणा प्रणीय या सरस्वती के रूप में भी महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। और महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिरों की वीणा प्रणीय या सरस्वती किसने कहा था, तो सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था। किसने कहा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ इनके परिवार में तो करीबन करीब 200 वर्षों के बाद में इनके घर में पुत्री का जन्म हुआ था, जिस कारण इनका पालन पोषण काफी अच्छी तरीके से किया गया इनके पिता और माता जी के द्वारा, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 11 सितंबर 1987 को। मुख्यतः महादेवी वर्मा जी कौन थी, लेखिका थी और अध्यापिका थी। अब महादेवी वर्मा जी हैं तो यहां से प्रश्न एग्जाम में ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। महादेवी वर्मा जी का एक दोस्तों क्या है, संस्मरण है, क्या, भक्तिन,
एग्जाम में पूछा गया है कि भक्तिन किसकी रचना है, तो यह दोस्तों क्या है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। और किस प्रकार की रचना है, तो स्मृति के रेखा चित्रों को संकलन करता है, स्मृति चरण वाली इनकी ये रचना है। ठीक है, इसी के साथ साथ में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये इनके कुछ छायावादी कविता संग्रह है। इसी के साथ अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ठाकुर जी भूले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये भी इनकी क्या है, कुछ रचनाएं हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप इतनी ही रचना करो, क्योंकि आगे भी इनके अलग अलग रचना है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध कहानी दोस्तों क्या, गिल्लू। गिल्लू किसकी प्रसिद्ध कहानी है, वो भी महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, निहार नामक काव्य कृति काफी फेमस है इनकी, और यामा नामक रचना के लिए इन्हें 27 अप्रैल 1982 को 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्या, यामा नाम की रचना के लिए कब, 1982 में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, चांद पत्रिका का भी संपादन इनके द्वारा किया गया था। इसी के साथ इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, भक्तिन। भक्तिन काफी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, और हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका के रूप में भी दोस्तों महादेवी वर्मा जी को ही जाना जाता है। महादेवी वर्मा साहित्य संग्रहालय कहां स्थित है, रामगढ़, उत्तराखंड, नैनीताल जनपद में स्थित है। क्या, महादेवी साहित्य संग्रहालय, जिसे मीरा मंदिर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवयित्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने हिमालय नामक काव्य संग्रह की भी संपादन किया था। इतने पॉइंट आपको महादेवी वर्मा जी से याद रखने हैं, जो कि हमारा पोस्टमार्टम हो गया। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पत्थर पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़, किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये रचना है कि पत्थर पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता या भगवान मिलता तो भाई मैं तो पहाड़ पूजता। ये कौन कह सकता है, ये कह सकता है कबीरदास। क्यों दोस्तों, क्योंकि कबीरदास क्या थे, मूर्ति पूजा पर विरोध नहीं करते, मतलब मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। यह हिंदू मुस्लिम पर विश्वास नहीं करते थे, धर्म को नहीं मानते थे, यह क्या थे, धर्मनिरपेक्ष थे। और इनका उद्देश्य था कि समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास या सामाजिक बुराइयों की आलोचना करने का कार्य इनका था। अवतार, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मंदिर, मस्जिद, ये सब कुछ ये नहीं मानते थे। इसी कारण इन्होंने कटु आलोचना की है हिंदुओं के पत्थर मंदिर पूजन की, कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता, मुझे अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पहाड़ पूजता, और मुझे इतना बड़ा भगवान मिलता कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये लाइन किसकी है, कबीरदास जी की लाइन है। और यह प्रश्न भी अभी हाल ही के एग्जाम पेपर में पूछा गया है। कबीर पंथ दोस्तों इनका एक अलग सा पंथ था, जो कि क्या था, धर्मनिरपेक्षवादी पंथ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कबीरदास जी के बारे में चलो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कबीरदास जी को संत कबीरा या संत कबीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा था, तो कबीर वाणी के डायरेक्टर से कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और कबीर दास का जन्म दोस्तों वैसे अलग अलग डेट में अलग अलग मिलता है, कहीं कहीं 1398 देता है, कहीं कहीं 1448 देता है। तो वाराणसी के लहर तारा में इनका जन्म हुआ था, और जैसे इनका जन्म हुआ था तो इनके माता पिता इन्हें छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में नीरू और नीमा नामक व्यक्तियों के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। ठीक है, संत कबीरदास जी को संत संप्रदाय प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है, और 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञानार्वी शाखा के महान कवि के रूप में भी नहीं जाना जाता है। ठीक है, इनके दो बच्चे भी थे, कमाल और कमाली। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है दोस्तों, साखी, सबद और रमैनी, ये तीनों याद रखने आपको, साखी, सबद, रमैनी। और ये किनकी रचनाएं हैं, यह हमारी कबीरदास जी की रचना है। बीचक भी किसकी रचना है, ये भी हमारी कबीरदास जी की ही रचना है। ठीक है, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है इन्हें। ठीक है, और निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्रेय शाखा के कवि के रूप में भी इन्हें ही जाना जाता है। ठीक है, और ये खुद को क्या कहते थे, काशी का जुलाहा कहते थे। क्या, काशी का जुलाहा इन्होंने खुद को कहा है। ठीक है, कबीरदास जी के बारे में काफी सारे स्टेटमेंट है दोस्तों कि कबीर मुस्लिम मतलब मुस्लिम परंपरा में कबीर के गुरु कौन थे, वो थे शेख तकी। कौन थे, शेख तकी। ठीक है, और कबीर के शिष्य थे कौन दोस्तों, धर्मदास। कबीर के वैसे मुख्यतः गुरु कौन थे, वो थे रामानंद। रामानंद क्या थे, कबीर के गुरु थे। ठीक है, हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि के रूप में किसको जाना जाता है, कबीरदास जी को जाना जाता है। कबीरदास जी की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी नामक भाषा इनकी थी। ठीक है, इन्होंने हमेशा भाई आडंबरों का विरोध किया। कबीर के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, कबीर पुस्तक। इसके रचनाकार कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इसी कबीर नामक पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। याद रखना, आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। ठीक है, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, वह शुक्ल जी ने कहा है। इतने पॉइंट आपको कबीरदास जी से याद रखने हैं। और कबीरदास जी के दोहे भी दोस्तों आप जरूर पढ़ लेना, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, कि मैंने कभी मासी कागज छुआ नहीं, ना ही कलम कभी हाथ में ली। फिर भी आज हम इनके जो भी दोहे थे, सबद, रमैनी, ये सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, दोनों में ही हूँ दोनों में ही नहीं हूँ, इस प्रकार से इन्होंने काफी सारी चीजें कही थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। कबीरदास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। तो किस पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र,
शासनादेश या फिर व्यक्तिगत पत्र। पत्र क्या होता है दोस्तों? वह लिखित माध्यम जिसके माध्यम से हम अपने भाव विचार को दूसरे तक लिखित रूप में पहुंचाते हैं, वो हमारा क्या होता है? पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो कि हम क्या करते हैं दोस्तों, सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र होते हैं, वह औपचारिक पत्र होते हैं। प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसायी पत्र, संपादकीय पत्र, ये हमारे क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, संबंधी पत्र, बधाई पत्र, ये क्या होता है? हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। तो आपको मेनली ये याद रखना है, जो भी अनौपचारिक पत्र होता है ना, उसमें विषय नहीं लिखा जाता है। तो देखिए, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र औपचारिक पत्र है, शासनादेश भी क्या है? औपचारिक पत्र है। तो व्यक्तिगत पत्र में दोस्तों विषय नहीं लिखा जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? बधाई पत्र हो गया, पारिवारिक पत्र हो गया, संबंधी पत्र हो गया, इसमें क्या होता है दोस्तों? विषय नहीं लिखा जाता है, याद रखना। यानी कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निमंत्रण, धन्यवाद, आभार, सहानुभूति आदि व्यक्त करने के लिए अपने प्रेमिका को, सखी को, दोस्त को, पिता को जो पत्र लिखा जाता है वह व्यक्तिगत पत्र होता है, जिसमें विषय नहीं लिखा जाता है। बाकी दोस्तों देखिए, सरकारी पत्र क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये प्रीवियस 5 पार्ट देख लीजिएगा। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। व्यक्तिगत पत्र मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का अनौपचारिक पत्र है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि शासनादेश क्या होता है, ठीक है। शासनादेश की परिभाषा दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक बार वीपीडीओ के एग्जाम पेपर में भी पूछी गई है। शासनादेश क्या होता है दोस्तों? ऐसे पत्र जिसके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? शासनादेश। याद रखना है कि सरकार के द्वारा कोई निर्णय लिया गया, उस निर्णय को सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, या डीएम के बाद में उसके ब्लॉक्स तक, तहसील तक जो रूलिंग पहुंचाई जाती है वह किसके अंतर्गत आती है? शासनादेश के अंतर्गत आती है। यानी कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित करना ही हमारा क्या होता है? शासनादेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है। बाकी शासनादेश की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, और आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं दोस्तों आपको जरूर बताना है, ठीक है। अगला क्या है कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय आपको पता ही है यार, मैंने आपको बताया ना, य व र ल के पहले अगर कभी भी आधा वर्ण आता है तो वो हमारा क्या होता है? वहां पर हमारी क्या हो जाती है दोस्तों? क्या यण संधि हो जाती है अन्वय में, ठीक है। अब यण संधि कहां पर होती है? अगर ई ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है। अब देखिए, ई ई उ री के बाद में भिन्न स्वर, देखिए ई ई उ री, देखिए यहाँ पे ई है, उ है, नहीं है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ई है, ई उ री के बाद भिन्न स्वर आना चाहिए, यहाँ पे स्वर है, ये भी तो ये व्यंजन है, ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये होता है दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। अगर आपको बेस पता है ना, अगर आपको मेथड पता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अनुधन वही आप यहाँ पे आप संधि का नियम लागू कीजिए। ई उ री के बाद में कोई भिन्न स्वर आ, देखिए ई उ छोटा उ के बाद में भिन्न स्वर अ आ रहा है, तो अनुधन आई, अन्वय हो जाएगा। उ और अ मिलके क्या हो रहा है? आधा वर्ण बन जाता है, और उ और व मिलके व में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये पहले वाला नौ क्या होता है? आधे में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर ई उ री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है? यण संधि होती है, याद रखना है। या ये वह रह के पहले कोई भी आधा स्वर आता है या आधा वर्ण आता है, तो वहां पे भी हमारा क्या है? यण संधि हो, जैसे कि इत्यादि, अत्यधिक, देव्यागमन, अत्यगुवन, उपर्युक्त, अन्वय, स्वच्छ, अन्वेषण, अन्विति, स्वागत, पित्रानुमति, पित्राज्ञा, पित्रादेश, लाकृति, इस टाइप के जो भी वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? यण संधि के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। शब्द के अंत में जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा बताओ यार? प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों। और यहीं पर प्रश्न होता कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, या फिर शब्द के संकेत में परिवर्तन करते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं दोस्तों? वो हमारा हो जाता है उपसर्ग। याद रखना आपको, उपसर्ग हमेशा दोस्तों क्या होगा? पहले लगेगा। उपसर्ग हमेशा क्या होगा? पहले लगेगा, और किसी भी शब्द के पहले लगेगा, और प्रत्यय क्या होगा? शब्द के बाद में लगेगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे उपसर्ग पहले लगता है, यहाँ पे मतलब और पहले लगकर क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण भी कर सकता है, और शब्द का अर्थ भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। मुख्यतः 3 प्रकार के इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। बाकी अव्यय क्या होता है? मैंने आपको बताया कि लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिनका परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय होते हैं, ये हमेशा समान बने रहते हैं, ठीक है। योजक क्या होता है? योजक चिन्ह होता है दोस्तों, डैश। आप जो जैसे माता पिता, इस टाइप से वो योजक चिन्ह लगता है बीच में, ठीक है, जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उपसर्ग प्रत्यय तो आप लोगों को पता ही होगा। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, रेडियो दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। रेडियो दिवस 14 फरवरी को न मिलाकर 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। रेडियो दिवस क्यों? क्योंकि पत्रकारिता का टॉपिक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 30 मई शायद 1826 में जुगल किशोर तिवारी जी के द्वारा प्रथम उदन मार्तन नामक समाचार पत्र को निकाला गया था, जो कि साप्ताहिक हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, उदन मार्तन, ठीक है। ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, 30 मई शायद 1826 है शायद, हाँ मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। उदन मार्तन निकाला गया था, इसी कारण किसके द्वारा? तो इसी कारण ये हमारा 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है
राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 10 जनवरी को ही प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, और भारत में अभी तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, और सर्वाधिक विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुमेलित डी नहीं है, राइट आंसर होगा इसका 13 फरवरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अलंकार आपको बताइए होगा, अलंकार क्या होता है? आभूषण होता है। कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने आप को सुशोभित करने के लिए या सुंदर दिखने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से एक कवि अपनी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, सजावट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो अलंकार का अर्थ ही हो जाता है आभूषण, सजावट या श्रृंगार। ठीक है, और साहित्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अलंकार के द्वारा काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। अब अलंकार हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो होता है शब्दालंकार। जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो होता है अर्थालंकार। और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की सुशोभितता या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पे हमारा क्या होता है दोस्तों? हमारा होता है उभयालंकार। अब यहीं से 2 प्रश्न आते हैं हमारे कि हिंदी के अलंकारी कवि किसे कहा जाता है? तो केशव दास जी को हिंदी का अलंकारी कवि कहा जाता है, जो एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ एक और प्रश्न यहां पे आता है कि संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन थे? तो वो थे दंडी। कौन थे? दंडी। और काव्य की शोभा बढ़ाने को तो अलंकार कहते हैं, लेकिन अलंकार के साथ साथ में काव्य की शोभा छंद और रसों के माध्यम से भी बनाई जाती है। और छंद और रस आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए भूल के भी मत पढ़ना, याद रखना। ठीक है, अब यहां पर है चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए दोस्तों, इस शब्द के माध्यम से तो कोई अलंकार हो नहीं रहा है, तो अर्थालंकार यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले तो बात करते हैं अब अर्थालंकार का भी कौन सा भेद होने है। अर्थालंकार तो काफी सारे टाइप के भेद होते हैं अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में भी दोस्तों ये होगा रूपक अलंकार। क्या होगा दोस्तों? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार होता क्या है? जहां पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहां पर हमारा क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि भगवान के चरण क्या है? कमल के समान है। उपमेय का उपमान के रूप में इसमें प्रकट किया जा रहा है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद्य रूप से आरोप किया जाता है, तो वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। और इसमें उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है कि उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं है, और दोनों क्या है? एक जैसे होते हैं। जैसे हम कहें मुख चंद्र, यानी कि मुख ही चंद्रमा है, मुख ही चंद्रमा है कह दिया हमने, यानी कि अभेद्य रूप से आरोप कर दिया कि जो मुख है ना वह चंद्रमा है। ऐसे ही आपने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी कि मुझे चांद खिलौने चाहिए। इसी प्रकार से चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरण कमल है। पायो जी मैंने राम रतन भन पायो। ठीक है, और इसी प्रकार से शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए। इस प्रकार से जो भी चीजें होती है वो हमारे रूपक अलंकार की आती है। अब रूपक अलंकार के भी 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? निरंग, सांग और परंपरित। निरंग में क्या होता है? केवल उपमेय उपमान का भेद रहता है। सांग में उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप रहता है। और परंपरित में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि भी की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रूपक अलंकार, यहाँ की जिसमें क्या होता है? उपमेय का उपमान में अभेद्य रूप से आरोप किया जाता है दोस्तों, वहां पे हमारा क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार होता है। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि उपमेय और उपमान होता क्या है। सब मैंने आपको उपमेय उपमान तो बोला, उपमेय और उपमान होता क्या है? बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा। उपमेय क्या होता है दोस्तों? जिसकी तुलना की जाती है वह होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वह होता है दोस्तों क्या? हमारा उपमान। याद रखना आपको, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वह होता है हमारा क्या दोस्तों? उपमान। याद रखना है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में यहां से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें क्या होगा? उपमेय कौन सा होगा और उपमान कौन सा होगा? उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जा रही है दोस्तों? चंद्रमा की तुलना की जा रही है। किसके साथ की जा रही है? खिलौने के साथ में की जा रही है। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या होगा? उपमेय होगा, और खिलौना यहाँ पे क्या होगा? उपमान होगा। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ये दोस्तों दोनों कॉन्सेप्ट काफी एग्जाम में परेशान करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको देख लेनी है। इसके उदाहरण तो आपको ना रट्टा मार के चल देने। जैसे मैं कहूं चांद मुख चंद्र सा सुंदर है, मैंने आपसे क्या कहा? मुख चंद्र सा सुंदर है। ये क्या है दोस्तों? हमारा यहां पर होगा हमारा उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि उपमा अलंकार की विशेषता क्या होती है? जहां पर एक वस्तु की समता या समानता दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। रूपक और उपमा में अंतर क्या होता है? कि यहां पर उसकी तुलना की जाती है, लेकिन रूपक में क्या होता है कि भाई तू वही है, मतलब चरण कमल बंदो हरिराई कि जो चरण है वह कमल है, हमने अवैध रूप से आरोप कर दिया। लेकिन उपमा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ तुलना की जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहां पर उपमेय और उपमान क्या होगा? उपमेय क्या होगा दोस्तों? मुख हमारा यहां पे क्या होगा? उपमेय होगा, क्योंकि मुख
की तुलना किसके साथ में की जा रही है? चंद्रमा के साथ में की जा रही है। तो चंद्रमा यहां पे हमारा क्या होगा? उपमान होगा। अगर एग्जाम पेपर में हार्ड बनेगा दोस्तों तो वहां पे आपसे पूछ देगा कि उपमेय और उपमा में क्या अंतर है। इसमें से उपमेय कौन सा? आपको ऐसे नॉर्मली एक वाक्य दे देगा कि आपको दे देगा सागर सा गंभीर, हृदय सो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मत। इसमें से उपमेय क्या है, उपमान क्या है? तो यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है। और वीडियो में निश्चित ही आपको बोल रहा हूं दोस्तों, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, तो तैयारी भी बहुत अच्छी करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अलंकारों के बारे में हम कभी बाद में बात कर लेंगे। अगला आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि जानकी मंगल के कवि कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको जरूर बताना है दोस्तों। और वीडियो को अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये सीरीज हमारी आगे चल पाएगी, वरना फिर हमें हिंदी की सीरीज बीच में दोस्तों रोकनी पड़ेगी, क्योंकि देखने वालों की संख्या में कमी है और आप लोगों के कुछ ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आपको कुछ भी अगर आपने नया सीखा है वीडियो में से, तो शेयर जरूर करना है यार। काफी मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है। धन्यवाद।